हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत विद्रोह के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हर बार एक साल छोड़कर एक साल रिपीट होता है, जरूर क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक द्विध्रुव को ले लेते हैं AB को, चित्र में उसका बनाते हैं। AB एक द्विध्रुव लेते हैं जिसका A पर -q और B पर +q आवेश रखा हुआ है और जिसकी प्रभावी लंबाई 2d है। इसके निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P लेते हैं जिसकी O से दूरी R मान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले P को A से और P को B से मिला देते हैं। P को A से और P को B से मिला देते हैं और मान लेते हैं कि AP और BP का मान क्या है, x है। तो अब इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं -q आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो VEA है। अगर EA है तो EA इक्वल टू KQ/x² PA कैप। PA कैप क्यों लिखा, क्योंकि इसकी दिशा P से A की तरफ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि इसके परिमाण निकालने की, तो EA का जो परिमाण आएगा वो EA इक्वल टू KQ/x² आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है, तो EB का मान KQ/x² BP कैप, देखो B से P की तरफ होगी और इसका परिमाण KQ/x² होगा। जब इसका मान परिमाण KQ/x² होगा तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि EA का मान जो है वो EB के बराबर है, यानी KQ/x² है। इन दोनों का परिमाण बराबर है। अब दोनों का परिमाण बराबर है तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र को अपने को लिखना है। तो मैं बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र को लिखने जा रहा हूं, समझ लेना अच्छी तरह से। तो बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र EP वेक्टर बराबर, देखो लिखते हैं सबसे पहले EA cos थीटा, EA cos थीटा, इसकी दिशा देखो -i कैप में है, इसके आगे माइनस लगा दो और i कैप लगा दो प्लस। ठीक है, अब देखो दूसरा कौन सा है, EB, ये भी इधर है इसलिए इसके आगे भी माइनस लगा दो, माइनस EB cos थीटा और क्या लगा दो, i कैप प्लस। देखो ये ऊपर की तरफ है EB sin थीटा j कैप, EB sin थीटा j कैप प्लस। ठीक है, EB sin थीटा j कैप। अब क्या लिखना है, लास्ट वाला स्टेप लिखना है, उसको लिख देते हैं। लास्ट वाला कितना है, -EB sin थीटा EA -EA sin थीटा j कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि EA और EB का परिमाण बराबर है, चूंकि KQ/x², वो रख दो इसके अंदर, देखते हैं क्या बनता है। EP वेक्टर बराबर -KQ/x² cos थीटा i कैप माइनस KQ/x² cos थीटा i कैप प्लस KQ/x² sin थीटा j कैप माइनस KQ/x² sin थीटा और j कैप। अब ध्यान से देखो इसको कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर है जाएंगे, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र को पैदा करेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा EP वेक्टर बराबर माइनस KQ, दोनों जुड़ गए तो 2 कर दूं यहाँ पर, 2KQ/x²
इंटू कॉस थीटा और आई कैप। ठीक है, अब अपने कॉस थीटा का मान लिखना है और एक्स का मान लिखना है और अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या आता देखते हैं चित्र से। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, कौन सी दे दें इसको। इससे पहले हमने समीकरण दे दी है 1 और 2 और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3 4 नंबर दे देते हैं इसको। ठीक है, ये 4 नंबर समीकरण है। तो अब देखिए चित्र से, चित्र में क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा का मान निकालना, तो त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये आर है, ये डी है और ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स अपने पास में ज्ञात नहीं है, डी अपने को मालूम है, आर भी अपने को मालूम है। उत्तर डी और आर की फॉर्म में आपको कॉस थीटा का मान लिखना है। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, कॉस क्या होता है आधार बटा करण, आधार कितना है डी, करण कितना है एक्स, तो बी बटा एक्स। चूंकि एक्स बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसका मान रख देते हैं। तो cos थीटा का मान हमारे पास हो जाएगा, क्या बन जाएगा डी बाई एक्स और एक्स का मान हो जाएगा ये। तो इसको अपने समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 4 में इसको रखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, समीकरण कौन सी से, 4 से, 4 नंबर समीकरण से चलते हैं और उसकी वैल्यू को और रख देते हैं। अब समीकरण 4 से इसकी वैल्यू को रखेंगे तो बहुत आसान सा है, ये भी बिल्कुल इजी है, मान रखना है और कुछ नहीं करना है। समीकरण 4 से रख देते हैं ई पी वेक्टर बराबर माइनस 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान डी बाई एक्स और आई कैप। सॉल्व करते हैं, ई पी वेक्टर बराबर -2k³ बाई एक्स क्यूब और क्या बन इंटू डी और आई कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि 2 इंटू टू डी को क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं। देखो इसको मैं लिखता हूँ -a³ इंटू 2d बाई एक्स क्यूब और आई कैप। ठीक है, Q इंटू 2d को क्या कहा जाता है, P कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, उसको लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो अब रखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है अपने को, EP इक्वल टू, EP वेक्टर इक्वल टू -k³। यहाँ पर वैल्यू लिखनी है अपने को, चूंकि पहले यहाँ लिखते हैं चूंकि Q इंटू डी जो होता है वो P होता है, तो वो P रख देते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी वैल्यू को रख देते हैं, इसलिए EP वेक्टर बराबर हो गया -k बाई एक्स क्यूब और आई कैप। अब x का मान रख देते हैं यहाँ से, तो देखो क्या बनता है, ई पी वेक्टर बराबर -kp डिवाइड बाई एक्स का मान रख दिया। ठीक है, तो x का मान क्या है अपने पास में, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर, इसकी घात कितनी है 1/2 और इसके ऊपर पावर कितनी है 3, 1/2, 1/2। देखो मैंने लिखा x की पावर 1/2 की पावर 3, अगर लिखूं तो इसको लिखनी x की पावर 3/2। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखना है पावर 3/2 और आई कैप। फिर यहाँ पर अजम्पशन लगानी है, क्या अजम्पशन लगानी है कि जो r है वो d से बहुत बड़ा है, r क्या है d से बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आया यहाँ तक।
हाँ जी, कुछ समझ में आया यहाँ तक? अब इसको इरेज करते हैं, अपने इधर वाले पोर्शन को साफ कर देते हैं। देखो क्या बनता है अपने पास में, क्या वैल्यू आती है उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने पास में आया क्या, ये वाली वैल्यू आई है और यहाँ पर अजम्पशन लगानी है कि आर का मान जो है वो डी से क्या है, बहुत बड़ा है ना। आर का मान जो है वो डी से बहुत बड़ा है। ठीक, तो मान ले यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि आर जो है वो बहुत बड़ा है डी के सापेक्ष, इसलिए इसलिए डी स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ने डी स्क्वायर को छोड़ देना, और डी स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, डी स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो डी स्क्वायर को छोड़ देते हैं और बाकी वैल्यूज को लिख देते हैं। अब इस डी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, डी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तो डी स्क्वायर को छोड़ने पर आपके पास क्या बन गया, डी स्क्वायर को छोड़ दें क्या बन जाएगा, ई पी वेक्टर बराबर माइनस ए पी बटा में आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आई कैप। ठीक है, ध्यान से देखो अच्छी तरह से, ई पी वेक्टर बराबर माइनस ए पी बटा में आर क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर क्यूब आई कैप। ठीक है, या परिमाण रूप में अगर लिखें तो ईपी बराबर केपी अपॉन आर क्यूब, ये आ गया निरक्ष पर। कहां पर आ गया, निरक्ष पर। तो ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ गई। और सदिश रूप में हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के पी माइनस के पी वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ गई, इसकी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि उसके जो है निरक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अब इसकी दिशा लिख लेते हैं, और इसकी दिशा किधर आई है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब उसकी दिशा को लिखते हैं, और दिशा किधर है इस विद्युत क्षेत्र की, माइनस आई कैप, यानी माइनस आई कैप की दिशा में है, माइनस एक्स अक्ष की दिशा में है, और पी किधर है, इस तरफ है एक्स की दिशा में। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है उसको देख लेना है। इसको समीकरण नंबर 5 कह देता हूँ। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि ई की दिशा निरक्ष पर, निरक्ष बिंदु पर ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा हमेशा, ई की दिशा हमेशा ई के
हमेशा ई वेक्टर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत है। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अर्थात ए पी व ई वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा? मध्य कोण हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री या पाई होता है, पाई रेडियन। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। ठीक है, अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है। जो कल हमने डेरिवेशन किया था उसमें आया था 2kp/r3, यहाँ पर है kp/r3, दोनों के बीच में संबंध को भी अभी अपने को लिख देते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध क्या क्या है उसको भी लिख देते हैं। देखो, संबंध लिखते हैं किस किस के बीच में? अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध। अक्ष और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Ex अक्ष तथा निरक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष में संबंध क्या होगा? देखो, ई निरक्ष जो है, ई अक्ष जो है वो दुगना होता है ई निरक्ष का। ई अक्ष जो है वो दुगना होता है ई निरक्ष का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 बार बोर्ड में, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद रखेंगे अपने। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। निरक्ष पर तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। अक्ष पर तीव्रता निरक्ष की तीव्रता की दुगनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास था टॉपिक, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना।